हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिटेल कंसेप्ट के बारे में। बहुत बच्चों लोग का डिमांड था कि गुरुजी आप कोई सा भी चैप्टर का क्वेश्चन करवाते हैं उसके पहले उसका कंसेप्ट करवा दीजिए तो बेहतर होगा कि हम लोग को क्वेश्चन को बढ़िया से कर सके। वैसे हम तो अथक प्रयास करते हैं कि जिस समय आप लोग को क्वेश्चन करवाया जाए उसी समय पूरा का पूरा उसका कंसेप्ट बताया जाए। उसके बावजूद भी आप लोग का डिमांड है कि पहले कंसेप्ट करवाइए उसके बाद क्वेश्चन करवाएं, तो आप लोग के डिमांड के जरिए ही चलना है हमको, है ना। तो आज बाबू हम लोग तो है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन तो कर लिए थे, आज उसके कंसेप्ट के बारे में बताते हैं आप लोग को। ये कंसेप्ट आप लोग को पता रहेगा तो जितना भी क्वेश्चन करवाए हम आप लोग को 40-50 व्हाटएवर वो क्वेश्चन सब बनेगा, है ना। तो आज डिटेल इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। और एक बच्चा लोग का तकलीफ ये भी था कि जो जेटेट वाला पेपर 2 लेवल 2 का जो विषय रहता गणित और विज्ञान में उसको लेकर, तो उसको भी क्लियर करेंगे आज, है ना। तो चलिए बिना लेट को स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। सबसे पहले वो बचवा के बात क्लियर कर देते हैं। उसका डाउट, उनका डाउट क्या था, तो डाउट उनका ये था कि ये जो पेपर 4 है लेवल 2, तो लेवल 2 का जो आपका वैकल्पिक विषय है ना बचवा लोग, जैसे ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो तीनों दोनों के लिए कॉमन है, लेवल 1 के लिए भी, लेवल 2 के लिए भी, लेवल 2 के लिए भी, दोनों के लिए, है ना। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए दोनों कॉमन है। ये आपका फर्स्ट में है आपका बाल विकास जो 30 नंबर का आएगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे। आपका सब्जेक्ट है जो 30 क्वेश्चन आएगा, ये आपका 30 नंबर का रहेगा। और फिर ये सेकंड विषय है बाबू भाषा 2 जिसमें भी 30 नंबर और 30 क्वेश्चन। और ये इसमें डाउट था कि वैकल्पिक विषय में लिखा हुआ यहाँ गणित और विज्ञान, है ना। यहाँ गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए आपको गणित और विज्ञान पढ़ना। अब तो ये 60 नंबर का है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ गणित एवं विज्ञान से संबंधित 60 मार्क्स का। तो गणित तो 30 नंबर का रहेगा, विज्ञान जो ये 30 नंबर का रहेगा। विज्ञान में देखिए बाबू साइंस है, विज्ञान का मतलब क्या होता है साइंस, और साइंस का मतलब क्या होता है सारा सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी व्हाटएवर है। जैसे आप एग्जाम दिए ना सीटेट का बस वैसा ही, इसमें कुछ मेजर चेंज नहीं है। और ये आपका सोशल साइंस के लिए तो हो ही गया, है ना। और इसमें बच्चों लोग को बहुत डाउट था ये किधर के भाषा के लिए। देखिए भाषा के लिए क्या था, भाषा के लिए क्या बोल रहा है यहाँ, ओहो भाषा के लिए क्या है, तो भाषा के लिए जो है यहाँ ये क्या बोला है, भाषा में भी डाउट था। भाषा में क्या लिखा हुआ है, तो देखिए क्या लिखा, भाषा शिक्षक के लिए अन्य शिक्षक, भाषा शिक्षक या अन्य शिक्षक के लिए 4 का ए, तो 4 का ए और 4 का बी में से कोई एक। आप देखिए बाबू आप लोग जो एग्जाम दे रहे होंगे सीटेट का, तो 4 का ए कौन हो गया, 4 का ए हो गया मेरा ये, और 4 का बी ये हो गया। अब सीटेट का एग्जाम दे रहे होंगे तो जो 6 to 8 के लिए आता है उसमें तो ऐसा नहीं है कि 60 नंबर का आप मान लीजिए हिंदी भाषा से कर रहे हैं या इंग्लिश भाषा से आपको मतलब ग्रेजुएशन किए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो पेपर 2 में रहता है, सीटेट के बारे में बात कर रहे हैं बाबू, जो पेपर 2 रहता है तो जो पेपर ये आपका 1 to 3 तो कॉमन रहता है, जो चौथा लैंग्वेज रहता है, तो ऐसा तो उसमें है नहीं कि आपका चौथा लैंग्वेज 60 के 60 क्वेश्चन आपका विषय से पूछता है। वो भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर आप दोनों में से ये चीज कोई चूज करना पड़ेगा, मतलब आप गणित या विज्ञान रख सकते हैं या सामाजिक शास्त्र रख सकते हैं, मतलब ये सामाजिक विज्ञान है ना, सामाजिक विज्ञान का टर्म मतलब ये रख सकते हैं या फिर आप ये रख सकते हैं। ऐसा ही है सीटेट वाला में भी, उसमें तो ऐसा नहीं था कि 60 मार्क्स का आपका विषय से पूछता था, है ना। हिंदी या इंग्लिश से लिए तो ऐसा नहीं था, वो हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी जो लिए हैं आप उससे पूछा था। आपको इसी दोनों में से कोई चूज करना होता है। जैसे बहुत बच्चे सोशल साइंस चूज करते हैं, बहुत बच्चे गणित और विज्ञान चूज करते हैं, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि आप भाषा शिक्षक या अन्य शिक्षक बनना चाहते हैं तो इन्हीं दोनों में से कोई एक टर्म चूज करना होगा आपको। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये जो साइंस लिखा हुआ उसमें सारा सब्जेक्ट आता है ना। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक में। अब आज हम बात करेंगे किसके बारे में बाबू, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। चैप्टर तो कंप्लीट करवा दिया, लेकिन आज जो कंसेप्ट बताएंगे वो कंसेप्ट बता रहा तो जितना भी क्वेश्चन करवाया गया बाबू इजीली क्वेश्चन बनेगा, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसके पहले आप लोगों को कंसेप्ट करवाया जाएगा ताकि आप लोग क्वेश्चन जो सब बढ़िया से बना सको, है ना। चलिए सबसे पहले हम पॉइंट वाइज लिखाते जाएंगे, वो आपको नोट करते जाना है। सबसे पहले आप नोट कीजिए, जैसे अभी हम क्या बोले बाबू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोले तो हम लोग को ये चीज जानना है कि हम किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो कैसे ससुर पता चलेगा कि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिप्रेजेंट कर रहा है, सो कुछ तो पहचानने का तरीका होगा ना। जैसे मान लीजिए हम स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करें तो गुरुजी जितना भी वेरिएबल यूज होगा वो आपका लीनियर वेरिएबल यूज होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग क्या चाहिए, तो वो आपका कहलाएगा स्ट्रेट लाइन। उसी तरह अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं बाबू तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 2 तरीका है। पहला आता है कि आप कार्टेशियन
कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोल दो उसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे लिखाता है, तो देखिए बाबू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे लिखाता है ना। मतलब ये आपका यूज होगा बाबू, आपको बोलेगा कि इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किस फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है। तो ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, है ना। ये आपका कहीं पॉइंट P है, तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रहता है बाबू ये एक्स वाई फॉर्मेट में रहेगा, है ना। ये आपका रहता है वाई एक्स और ये रहता है वाई, ये आपका रहेगा वाई और ये टर्म जो है सो आपका रहेगा एक्स, ये इसी फॉर्मेट में रहेगा, तो उसको बोलेंगे कि ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो। मतलब आप किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोलर फॉर्म, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं या पोलर फॉर्म लिख दीजिए, एक ही सारे लिखे ना, अच्छा लगेगा देखने में। पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट। अब पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो पोलर फॉर्म जैसे ही बात आएगा बाबू, तो थीटा और टॉस में यूज होगा, है ना। इसमें क्या यूज होगा, थीटा। यहां से एक लाइन गया, मान लिया कि इसका डिस्टेंस r है, एंगल यहाँ थीटा बना रहा है, तो जिससे सटा हुआ है बाबू, जिससे ये एंगल वो सटा हुआ है, तो जिससे सटा हुआ तो ये क्या कहलाएगा, जिससे सटा हुआ ये कहलाएगा आपका r cos थीटा। और जिस पर परपेंडिकुलर है ये लाइन, या किस पर परपेंडिकुलर है, मतलब इस लाइन पे कौन सा परपेंडिकुलर है, ये लाइन, या तो ये कहलाएगा आपका r sin थीटा, है ना, r sin थीटा। मतलब यहाँ रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका कि यहाँ थीटा आएगा। जैसे ही पोलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करने बोले कि रिप्रेजेंट करके दिखाइए या हमको बताइए कि कौन सा पोलर फॉर्म में लिखा हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो पोलर फॉर्म में तरीका है पहचानने का कि वहां उसमें एंगल थीटा यूज होगा, थीटा यूज होगा। और अगर कार्टेशियन बोले तो नॉर्मल यूज होगा, एक्स वाई 3 4 रहेगा, 5 6 रहेगा, 7 8 रहेगा। और जैसे ही पोलर में आ गया तो रहेगा 2 cos थीटा sin थीटा 2 5 थीटा, ऐसा कसके एंगल दिया हुआ रहेगा, है ना। ये चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी पॉइंट को आप पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो तरीका हम आप लोग को बता दें, कोई तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों लोग क्वाड्रेंट के बारे में। ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना आप लोगों को ना, ये जितना भी कंसेप्ट बताएंगे अब सारा यूज हुआ होगा उसमें, ये कंसेप्ट बता रहेगा, क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा। अब लोग बात करते हैं किसमें, तो क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, ये आप पढ़े भी होंगे, है ना। क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट जो बाबू टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक ये हो गया आपका दूसरा, ये आपका तीसरा और ये हो गया आपका चौथा, है ना, चौथा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है बाबू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव रहते हैं, है ना। फर्स्ट जो है आपका क्वाड्रेंट में वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव रहते हैं। इसका मतलब ये जो है साइन वाई इसका पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेगा, है ना। अब ये चीज समझ में आ रहा है ना कि ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो इसका जो फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट साइन है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, और जो सेकंड वाला साइन है वो रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव रहता है, वाई भी पॉजिटिव रहता है। अच्छा सेकंड एक्सिस में जाएंगे बाबू, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें y जो x जो है सो नेगेटिव रहता है और y जो है सो पॉजिटिव रहता है। आप सोच रहे हैं यहाँ ऐसा नहीं दिमाग लगा लीजिए कि माइनस प्लस तो ही लिखा हुआ गुरुजी, इसको पलट करके भी लिख दीजिए बात बराबर होगा, नहीं बाबू बात बराबर नहीं होगा। ये फर्स्ट जो हम हमेशा बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है माइनस प्लस, तो जो फर्स्ट वाला साइन है बाबू वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको x एक्सिस को, और जो सेकंड वाला साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस को। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ देखिए x एक्सिस तो नेगेटिव है और y एक्सिस भी नेगेटिव हो गया, है ना, कोई दिक्कत एकदम नहीं। आप देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो आपका x एक्सिस तो पॉजिटिव है और y एक्सिस है आपका किसमें नेगेटिव में,
तो ये याद रखिएगा, जब भी आपको क्वाड्रेंट के बारे में बात आवे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे जाएंगे जैसे आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव होगा, है ना। ये आपका फर्स्ट डिनोट करता है एक्स एक्सिस को, सेकंड डिनोट करता है वाई एक्सिस को। कभी कभी आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना लिखने के बजाय एब्सिका और लिख देगा आप एब्सिसा और लिख देगा आपका ऑर्डिनेट। वो क्या होता है तो देखिए यहां लिख दीजिए उसी को, एक्स कोऑर्डिनेट को बाबू लोग सब ये पॉइंट बना के लिखना, ये सब पॉइंट आपको याद रखना बच्चों लोग, है ना। ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई नेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट को देखिए आप लोग को ये दो टर्म तो याद रहता है, एब्सिसा और आपका ऑर्डिनेट, लेकिन ससुरा ये दिक्कत होता है कि उसको किसको बोलते हैं एब्सिसा और किसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो याद रखिएगा एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करते बाबू, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो चाहे पोलर फॉर्म में, हमेशा आपको एक्स एक्सिस वाला फर्स्ट पॉइंट लिखाता है। जैसे यहां रिप्रेजेंट के बाबू तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका एक्स एक्सिस ही लिखाएगा, यहां भी आपका रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस वाला लिखाता है, फिर आपका वाई एक्सिस का लिखाता है। तो उसी तरह सारा पॉइंट में जो भी पॉइंट आप रिप्रेजेंट करो या कार्टेशियन फॉर्म में पोलर फॉर्म में, वो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या लिखाता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट पॉइंट जो एक्स कोऑर्डिनेट लिखाता है वो अल्फाबेट स्टार्ट कहां से होता है, ए से, तो इसका फर्स्ट लेटर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एब्सिसा, एब्सिसा। क्या बोले बच्चा लोग कैसे याद करना है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट पॉइंट को दिखाता है ना, तो फर्स्ट पॉइंट से याद रखिएगा अल्फाबेट में फर्स्ट लेटर कौन सा स्टार्ट होता है, ए से, तो हो गया एब्सिसा। अच्छा ये बाद में स्टार्ट होता है बाबू लोग, है ना, एक्स के बाद स्टार्ट होता है सेकंड में, या बाद बोली बाद में स्टार्ट होता है, तो जब बाद वाला केस आवे तो यहीं में आंसर लिखा हुआ है वाई कोऑर्डिनेट, बाद वाला लिख देना है ऑर्डिनेट, तो इसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, है ना, ऑर्डिनेट। समझ में आ गया कैसे पहचानने का तरीका। एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं गुरुजी, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो या पोलर फॉर्म में, फर्स्ट पॉइंट जो है आपको दिखाएगा एक्स कोऑर्डिनेट को, इसलिए अल्फाबेट में फर्स्ट लेटर कौन सा स्टार्ट होता है, ए से, तो ऐसे एब्सिसा याद कर लीजिए। और वाई जो है किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वाई बाद में दिखाता है, तो बाद वाला से याद रखिएगा ऑर्डिनेट, तो यहां से हो गया ऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। समझ में आ गया। अच्छा यहाँ एक्स एक्सिस भी लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा, मिला जुला का वही एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को। ये चीज समझ में आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। किस में बात करेंगे बाबू, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन, यार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मान लीजिए यहां दो पॉइंट दे रखा है, एक P है और ये फिर आपका Q है ना। P का कोऑर्डिनेट है आपका x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट है आपका x2 y2। अब PQ के बीच का डिस्टेंस निकालने बोल रहा, तो कैसे निकालेंगे, तो बड़ा आसान निकालना, PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना। अब यहां देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं घबराइएगा नहीं कि गुरुजी पहले अगर हम y1 लिख देंगे फिर y2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत ना, स्क्वायर है, नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव कर देगा, है ना। तो ऐसे याद रखिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। और जब ये डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा बाबू तो इसी से लगा हुआ एक कुछ आपको टर्मोलॉजी याद करके रखना है। वो क्या है, टर्मोलॉजी को हो या तो फिर कुछ कंसेप्ट है वो याद करके रखना है। पहला है
स्क्वायर के बारे में, मतलब कुछ चीज के बारे में आपको पता, जेन्युइन चीज पता होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। स्क्वायर के बारे में आपको छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि स्क्वायर में क्या होता है कि इसके साइड जो है सभी इक्वल होता है, मतलब ऑल साइड्स जो है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड सभी साइड इक्वल होता है, और डायगोनल जो है एंड डायगोनल्स आर इक्वल। क्या लिखे? स्क्वायर जब भी बोले बाबू तो इसका सभी साइड जो है इक्वल रहेगा और डायगोनल भी इक्वल रहेगा। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला बता ना बाबू, उसके बाद इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको देगा 4 पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि हमको बताइए कि ये आपका स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या व्हाटएवर कुछ भी है। तो चेक करने का तरीका है, अगर पूछेगा कि स्क्वायर हमको शो करके दिखाइए, तो क्या दिखाना आपको कि चारों साइड को इक्वल बता दीजिए, चारों का डिस्टेंस निकाल दीजिए चारों साइड का। अगर इक्वल आ गया तो वो स्क्वायर हो जाएगा, अगर वो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो डायगोनल को इक्वल दिखा दीजिए, अगर ऐसा रहा तो हो जाएगा स्क्वायर, है ना। वहीं अगर हम रेक्टेंगल के बारे में बात करें, स्क्वायर रोम्बस के बारे में बात करें, रोम्बस के बारे में, तो रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सभी साइड जो है सो इसमें इक्वल होता है। अब डायगोनल का जिक्र नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब डायगोनल जो है इसमें इक्वल नहीं होता है, और रोम्बस में जो है सिर्फ साइड इक्वल होता है, डायगोनल इसमें इक्वल नहीं होता है। तीसरा बात करें हम रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल का अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड, opposite sides are equal and diagonals are equal, है ना। अब अगर रेक्टेंगल के बारे में बात करें तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने साइड जो होती है, आमने सामने साइड या अपोजिट साइड जिसको बोले, वो आपका क्या होता है, इक्वल होता है, और डायगोनल भी इक्वल होता है। वहीं अगर हम पैरेललोग्राम के बारे में बात करें, बेसिक चीज लिखा है बाबू, ये आप लोगों को कुछ बच्चा लोग को तो पता होगा, ये चीज आपको कभी कभी दे देता प्रूफ करने के लिए। अगर वही हम पैरेललोग्राम के बारे में बात करें, पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसके अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल होता है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, है ना। अपोजिट साइड जो इक्वल रहता है। ये 4 कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। स्क्वायर के बारे में बोले बाबू तो आपका सभी साइड इक्वल रहता है, डायगोनल भी इक्वल रहेगा। अगर रोम्बस दिखाने के बोले तो सभी साइड इक्वल रहेगा। अगर रेक्टेंगल दिखाने के लिए बोले तो अपोजिट साइड इक्वल रहेगा और डायगोनल इक्वल रहेगा। और अगर पैरेललोग्राम दिखाने के रहे तो अपोजिट साइड इक्वल रहेगा, बस। अब देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल रहता है और इसका जो डायगोनल बाबू इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है ईच अदर, है ना। जो इसका डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या है गुरुजी? तो मान लीजिए हम एक यहां दिखा देते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि मान लो कि यहां देखिए, ये आपका एक पैरेललोग्राम है ना। मान लीजिए पैरेललोग्राम तो दिख नहीं रहा है, इसको मिटा के बढ़िया से लिख देते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम है, PQRS, है ना, पैरेललोग्राम है। और ये इसका हम लेते हैं
डायगोनल। तो इसका डायगोनल जो है बाबू बाइसेक्ट करता है इच अदर। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहां कोई पॉइंट रहा बच्चे वालों, यहां कोई पॉइंट रहा ओ, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा आपस में, इसका डायगोनल। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि आप जो पीओ का लेंथ निकालो वो आपका इक्वल होगा, मतलब आप पीओ का नहीं, ऐसा देखो, जो आप इसका मिडिल पॉइंट निकाल बाबू, पी आर का जो मिडिल पॉइंट निकालो, पी आर का जो मिडिल पॉइंट निकलेगा, मिडिल पॉइंट ऑफ पीओ है ना, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, पी आर का जो मिड पॉइंट है बाबू वो आपका इक्वल होगा, है ना, वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। तो पैरेललोग्राम का जो आपका डायगोनल बाबू बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो आप पी आर का मिडिल पॉइंट निकालो या आप क्यू एस का मिडिल पॉइंट निकालो तो सेम रहेगा। यहां देखिए पी आर का मिडिल पॉइंट ओ है और यहां भी देखिए क्यू एस का मिडिल पॉइंट क्या है, ओ है। तो ये वही लिखा, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर निकालो या मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस निकालो, ये दोनों केस में क्या होगा, इक्वल रहेगा। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग को ये चीज बेसिक चीज पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट में। जी अगर ये देखना चाहें बढ़िया से एक बार तो देख सकते हैं, है ना। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब जानते हैं कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर रहा बच्चों वालों तो क्या होता है। मान लीजिए कि इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यहां पॉइंट का निर्देशांक भी लिख देते हैं हल्का सा, है ना। मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट है आपका x1 y1, फिर b x2 y2 एंड c x3 y3। if a b c are collinear then जब आपका ए बी सी तीनों कोलिनियर है तो क्या होता है। तो सबसे पहले ये तो जानिए कि कोलिनियर शब्द आया कहां से, ये होता क्या है गुरुजी। तो कोलिनियर का मतलब होता है बाबू कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में उपस्थित है, जितना भी पॉइंट है एक ही लाइन में उपस्थित है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर, को का मतलब होता है सेम और लिनियर का मतलब होता है लाइन, सेम लाइन में उपस्थित पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर। मतलब ए बी सी अगर कोलिनियर है तो तीनों में क्या होगा बाबू, तो तीनों पॉइंट जो है सेम ही लाइन रहेगा। यहाँ आपका ए रहेगा, ये आपका यहाँ बी रहेगा और ये आपका सी रहेगा। तीनों लाइन जो है सो तीनों पॉइंट जो है सो एक ही लाइन में उपस्थित रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। तो तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर रहा तो हम लोग तो ऐसा है पहला कंडीशन के हम ग्राफ बना के दिखा सकते हैं। अब जनरली तो ग्राफ बना के दिखाते नहीं है एग्जाम में, तो हम लोग का शो करने के लिए कुछ तो रहना चाहिए ना कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है गुरुजी तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो कब होगा बाबू, इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन तब क्या होगा कि किसी, देखो अब यहाँ ए बी सी 3 पॉइंट है तो 3 को डिस्टेंस बन सकता है। आप ए बी के बीच में डिस्टेंस निकाल दो गुरुजी, या आप AC के बीच में डिस्टेंस निकाल दो, या BC के बीच में डिस्टेंस निकालो। तीन ही डिस्टेंस पॉसिबल बाबू, 3 पॉइंट बना है तो या ये सब दोनों के बीच डिस्टेंस निकालो, या ये सब दोनों के बीच डिस्टेंस निकालो, या ये सब दोनों के बीच डिस्टेंस निकालो, और कोई डिस्टेंस पॉसिबल तो है नहीं। तो ये 3 डिस्टेंस आता है। तो जब भी आपका 3 पॉइंट बाबू कोलिनियर रहे तो याद रखिएगा ये सब तीनों में से कोई एक डिस्टेंस ये इक्वल होगा बचे हुए डिस्टेंस के समेशन के। समझ में आया। मतलब ये देखिए 3 पॉइंट है बाबू, तो टोटल हम लोग 3 डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एक AB के बीच, एक BC के बीच और एक AC के बीच। ये 3 डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये तीनों डिस्टेंस जो है उसमें से एक डिस्टेंस बचे हुए 2 डिस्टेंस के समेशन के इक्वल होता है। समझ में आ गया। अच्छा जी, एक तरीका और है बाबू इसको रिप्रेजेंट करने का कि मान लीजिए आपका ABC जो है सो कोलिनियर है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब कोलिनियर का मतलब है क्या, एक ही लाइन में उपस्थित। तो 100% है 200% चांस है गुरुजी कि उसका एरिया है
अगर एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल अब 3 पॉइंट है बाबू, तो ट्रायंगल तो मैन्युफैक्चर किया जा सकता है ना। तो ट्रायंगल ABC ये आपका 0 के इक्वल होगा, है ना। अब यहाँ ससरा ट्रायंगल नहीं बनेगा। लीनियर का, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में उपस्थित। तो एक लाइन में जब उपस्थित तो ट्रायंगल बनेगा, कभी कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो जब ट्रायंगल बनबे नहीं करेगा तो उसका एरिया जो निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल। अब एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ क्लोज होवन कर रहा है तो सरफेस में कहां से बताएंगे हम लोग, एरिया तो यही कहता है ना कि जो क्लोज सरफेस है उसी को हम लोग एरिया बोलते हैं। यहाँ तो क्लोज हो भी नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा जब भी आपका ट्रायंगल कोलिनियर है 3 पॉइंट बाबू, 4 पॉइंट रहेगा तो वो बनेगा क्वाड्रिलेटरल में चल जाएगा। 3 पॉइंट है तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में कुछ टर्मोलॉजी यूज कर सकते हैं इसमें। तो इसीलिए हम लोग 3 पॉइंट देखें तो आपका 3 कोऑर्डिनेट जो है आपका ट्रायंगल में भी रहता है। तो उसी से एक फॉर्मेट मतलब एक फॉर्मूला बन गया। वो क्या बन गया है फॉर्मूला, ये कंसेप्ट कहिए कि उसका एरिया जो है सो क्या होगा, 0 के इक्वल। इसका मतलब है बाबू, अब एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, दैट इज करके यहां लिख दीजिए। एरिया कैसे निकालते हैं, तो हाफ ए का क्या है कोऑर्डिनेट, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, है ना। तो याद रखिएगा ये आपका जब भी पूछे बाबू कि 3 पॉइंट पूछेगा नहीं, आपको शो करने के लिए पूछेगा या फिर आपको बोलेगा दिखाने के लिए। तो जब भी आपका 3 पॉइंट कोलिनियर है तो आपको 2 चीज याद रखना है। ये सब दोनों चीज में किसी एक चीज को दिखा सकते हैं। पहला चीज तो याद रखिएगा कि ये सब 3 पॉइंट से 3 डिस्टेंस बन सकता है। तो कोई एक डिस्टेंस बचे हुए 2 डिस्टेंस के समेशन के इक्वल होता है। दूसरा का ये चीज में याद रखिएगा कि कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन उपस्थित है तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, तो मतलब उसका एरिया जो है ट्रायंगल ऑफ ABC है वो आपका 0 के इक्वल आएगा। और एरिया कैसे निकालता है, ऐसे निकाला जाता है ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब यहां से जब एरिया वाला बात आइएगा ट्रायंगल का, हल्का बढ़िया से जान जाते हैं कि कैसे निकालते हैं ट्रायंगल ऑफ एरिया, है ना। इसी तरह पॉइंट करके आपको लिखते जाना है और याद रखते जाना है इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहां हल्का सा लिख देते हैं क्या क्या कोऑर्डिनेट है ना। मान लिए A का कोऑर्डिनेट है आपका x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट है x3 y3, है ना। ये 3 कोऑर्डिनेट दिया। अब इसके बीच में हमको क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकलेगा बच्चों वालों, तो एक बस फॉर्मूला होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। 1/2 1 2 3 1 2 3 प्लस का 2 3 1 2 3 1 प्लस का 1 3 2 3 2, है ना। ये हम लोग पहले ऐसे ही निकालते थे, पहले है तो ऐसे ही निकालते हैं। बच 1 है, गलती लिख दिया ना, 3 1 2 होगा ना। ओहो 1 2 यहाँ तो गैप हो गया, 1 2 आगे यहाँ 3 होगा तो 3 1 2 3 1 और 2, है ना। तो पहले तो ऐसा निकालता था कि अगर 3 कोऑर्डिनेट दे रखा, 3 पॉइंट दे रखा, उसी का कोऑर्डिनेट दे रखा तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ x1 इंटू में y2 माइनस का y3 प्लस का x2 इंटू में y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस का y2, है ना। 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 ऐसे सीक्वेंस में याद रखते थे। चलिए अच्छा, आप ये भी अभी तुरंत बताएं बाबू लोग कि अगर कोऑर्डिनेट पता हो किसी भी ट्रायंगल का तो उसका एरिया एक तरीका से और निकाल सकते हैं, अभी तुरंत बताएं पीछे में, है ना। वही फॉर्मूला यहाँ यूज कर देंगे, डिटरमिनेंट वाला बच्चा वालों क्या बताया था कि ये हो जाता है हाफ x1 y1 1, फिर आपका है x2 y2 1, फिर आपका है x3 y3 1, है ना। तो जब भी आपका कोऑर्डिनेट दे रखा 3 पॉइंट का तो आप लोग इजीली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, इस फार्मूला के जरिए या इस फार्मूला के जरिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट में।
नेक्स्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिए। अच्छा, ट्रायंगल से रिलेटेड ही पढ़ते हैं हम लोग बच्चा लोग कि क्या 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 पढ़ते हैं। एक होता है, हाँ, सेंट्रॉइड जानते हैं ना, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड क्या होगा वो जानते हैं, तो पहले इसका बना देते हैं हम लोग रफ डायग्राम, है ना। A में है आपका X1 Y1, B में है आपका X2 Y2, C में है आपका X3 Y3, है ना। अब इसका निकालना हमको क्या चाहिए, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड में क्या होता है, एक्स एक्सिस के सारे को जोड़ दीजिए डिवाइड बाय 3, और वाई एक्सिस के सारे को जोड़ दीजिए डिवाइड बाय 3, यही तो होता है। सेंट्रॉइड निकालने का मान लीजिए, ये सेंट्रॉइड होता क्या, पहले ये तो पता है ना बच्चों, सेंट्रॉइड होता है कि ये ए बी का जो मिड पॉइंट है, ये मान लीजिए मिड पॉइंट है ना। ये मान लीजिए ए बी सी का मिड पॉइंट यहाँ है ना, तो इसको हम एक रेखा खींच के दिखा देते हैं। ये आपका बी सी का मिड पॉइंट ये रहा डी, और आपका फिर ये ए सी का मिड पॉइंट रहा ई, ये आपका डी मान लिए, इसको ई मान लिए, और आपका ए बी का मिड पॉइंट रहा एफ। तो ये सभी का जो मिड पॉइंट जिस पॉइंट पे कटता है बाबू, जिस पॉइंट पे मिलता है सभी का मिड पॉइंट, तो यही कहलाता है मेरा क्या चीज, तो यही कहलाता है मेरा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब होता है क्या, सेंटर से समझ सकते हैं ट्रायंगल, है ना। तो वही हमको जी का निर्देशांक निकालना, जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा उसको निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ये जी है, ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा, आप एक्स एक्सिस के सारे को जोड़ दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, और वाई एक्सिस के सारे को जोड़ दो, और डिवाइड बाय 3 कर दो, बस निकल जाएगा सेंट्रॉइड, है ना। इस तरह सेंट्रॉइड निकल जाता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड अब आता है एक इन सेंटर, वो भी जान लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर कैसे निकालते हैं। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। अब ये इन सेंटर क्या होता है, तो फिगर के जरिए समझिए। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया C। A का कोऑर्डिनेट हो गया आपका X1 Y1, B का कोऑर्डिनेट हो गया आपका X2 Y2, C का कोऑर्डिनेट हो गया X3 Y3, है ना। ये हो गया ABC। अब देखिए इन सेंटर क्या होता है, तो यहां तो मीडियन रहना जरूरी था बाबू, कि इसके AB का मिड पॉइंट रहना चाहिए, BC का मिड पॉइंट रहना चाहिए, और AC का मिड पॉइंट रहना चाहिए। इसमें मीडियन को कोई आवश्यकता नहीं। इसमें यह कहता है कि आप A से जो एंगल बना रहे हो, है ना, A से जो एंगल बन रहा है, B से जो एंगल बन रहा है, और C से जो एंगल बन रहा है, ये आपस में आपका एक पॉइंट में प्रतिच्छेद करेगा, और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। मतलब इसमें मिड पॉइंट रहने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब यहां एक बात और आता है, यहां डिस्टेंस का भी यूज होता है। मान लीजिए कि BC का डिस्टेंस A है, AC का डिस्टेंस B है, और AB का डिस्टेंस C है, तो फिर आप इसका इन सेंटर कैसे लिखते हैं, तो देखिए इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों लोग, ये हो जाएगा आपका AX1 प्लस का BX2 प्लस का CX3 डिवाइड बाय A प्लस का B प्लस का C, है ना। और फिर हो जाता है आपका AY1 प्लस का BY2 प्लस का CY3, और डिवाइड बाय A प्लस का B प्लस का C। ये कोऑर्डिनेट निकल जाता है किसका, इन सेंटर का, है ना, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन सेंटर क्या तो वो भी पता चल गया। तो आपको ट्रायंगल का एरिया पता चल गया, कैसे निकालते हैं, सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं वो पता चल गया, और इन सेंटर कैसे निकालते हैं ये भी पता चल गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं सेक्शन फार्मूला, है ना। वो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फार्मूला में दो टर्म आता है, एक इंटरनल डिवीजन, एक आता है एक्सटर्नल डिवीजन, है ना। एक आता है आपका इंटरनल डिवीजन और एक आता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन और फिर एक आता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। यही लिख दें, चलिए इसको यहीं लिख देते हैं। एक आता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन, मतलब इंटरनल डिवीजन होता है तो क्या होता है और एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो क्या होता है। तो मान लीजिए एक लाइन रफ ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये आपका एक लाइन है, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q। इसको मान लिया कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट मान लिए x2 y2, है ना। अब इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है, PQ ले लिया ना। चलिए कोई बात नहीं। इंटरनल डिवीजन का क्या मतलब है कि यहाँ कोई पॉइंट है बच्चा लोग, है ना। मान लिए इसको हम A मान लिए, है ना। ए कोई पॉइंट है। अब ये पॉइंट जो है सो इस पॉइंट पूरा लाइनिया को इंटरनल डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, तो m/n में, है ना। तो हमको x कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ इसका a का कोऑर्डिनेट बताइए। समझ में आया क्या बोले सो? इंटरनल डिवीजन का मतलब है कि कोई दो लाइन के बीच मतलब कहीं भी हो सकता है, तो वो पॉइंट वहां एक पॉइंट रहेगा और वो जो है सो पूरा लाइनिया को इंटरनल डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, m/n रेशियो में। तो हमको बताना है कि इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब इसका जो है ये a का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो बताना है। a का कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया कि x कोऑर्डिनेट बताइए, y कोऑर्डिनेट बताइए, है ना। तो वहां से x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो x कोऑर्डिनेट निकलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है mx2 और फिर होता है nx1 डिवाइड बाय दोनों का रेशियो को समेशन m प्लस का n, और यहाँ प्लस लगेगा बाबू। अगर याद रखिएगा इंटरनल डिवीजन बोले तो बीच में प्लस का साइन रहेगा, है ना। उसी तरह y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, my2 प्लस का ny1 और डिवाइड बाय m प्लस का n, है ना। ये आपका x कोऑर्डिनेट निकल गया, y कोऑर्डिनेट निकला my2 ny1 दोनों के बीच समेशन और डिवाइड बाय m प्लस का n। अगर यही इंटरनल डिवीजन रहा बच्चों लोग, उसका फिगर कैसे बनता है, तो उसका फिगर बनता है जैसे रह गया ये पॉइंट, यहां पॉइंट रख दिए हम a, है ना। ये आपका P है और ये आपका Q है। इसका कोऑर्डिनेट आपका वही x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है और इसका कोऑर्डिनेट जो है सो xy है। अब इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालने बोले a का, और ये बोले कि a जो है सो PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n में, तो क्या होगा, तो यहां से यहां के बीच का लेंथ बचा लोगे ये m रहेगा, है ना। और यहां से देखिए ये पॉइंट वो कौन कौन पॉइंट दिया हुआ है, तो ये पॉइंट है आपका P और ये Q। तो ये P से लेकर A के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया m, और Q से A के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया n। तो इसको बोलेंगे कि ये इंटरनली डिवाइड है, एक्सटर्नली डिवाइड है। और जब एक्सटर्नली डिवाइड रहेगा बाबू तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, बस इसे ही निकलेगा, बस माइनर चेंज है। वो चेंज क्या है कि mx2 और nx1 डिवाइड बाय mn होगा, है ना। तो माइनर चेंज ये है कि यहाँ पॉजिटिव है, प्लस है यहाँ मतलब, और यहाँ दोनों के बीच में माइनस का साइन हो जाएगा, बस ये याद रखिएगा। उसी तरह अगर y कोऑर्डिनेट निकालने बोले तो कैसे निकलेगा, तो my2 माइनस का ny1 और डिवाइड बाय m प्लस का n, m माइनस का n,
m माइनस का n। समझ में आया? जब भी एक्सटर्नली डिवाइड है तो दोनों के बीच का साइन जो है नेगेटिव आएगा, और इंटरनली डिवाइड है तो पॉजिटिव आएगा। फॉर्मूला तो सेम है, देखिए बाबू, m x2 प्लस का m n x1 डिवाइड बाय m प्लस का n, यहाँ m y2 प्लस का n y1 और डिवाइड बाय m माइनस का n, है ना। इंटरनली डिवाइड में प्लस का साइन, एक्सटर्नली डिवाइड में माइनस का साइन। अब इसमें एक बात और याद रखिएगा, इसमें अगर कभी कभी आपको बोल देता है कि 2 पॉइंट से दिया रहेगा, है ना, 2 पॉइंट दिया रहेगा पी और क्यू, और पूछेगा कि ए का रेशियो क्या होगा, मतलब ए जो है पॉइंट को लिए तो ए जो है सो ये पी क्यू को किस रेशियो में बांट रहा है, ये पूछेगा आपको क्वेश्चन, किस रेशियो में डिफाइन कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको रेशियो निकालने के लिए 2 पॉइंट दिए रखे तो हमेशा आंख बंद करके वो रेशियो जो है सो अपने मन से क्या ले सकते हैं, तो अपने मन से आप ले सकते हैं k और 1, याद रखिएगा k रेशियो 1 ले सकते हैं, k रेशियो। जब भी आपको रेशियो का क्वेश्चन बोले निकालने के लिए, रेशियो निकालने फाइंड करने बोले, तो आप k रेशियो 1 निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर सेम आएगा। अब मान लीजिए जब k रेशियो 1 नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं आएगा, 2 वेरिएबल है mn, 2 इक्वेशन आएगा, 2 इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो mn n का वैल्यू निकलेगा, उसी से फिर आप लोग निकाल लीजिएगा। लेकिन उसमें क्या कि 2 वेरिएबल आएगा, 2 इक्वेशन आएगा, फिर उसको सॉल्व करना होगा, और k रेशियो 1 मांगे तो एक ही इक्वेशन में मेरा सॉल्व हो जाएगा। ये फायदा है जब भी आपको रेशियो, याद रखिएगा सेक्शन फॉर्मूला में जब भी आपको रेशियो बोले निकालने के लिए 2 पॉइंट दे रखा हो तो k/1 बनाइए, आंसर आपका सेम आएगा। समझ में आ गया? चलिए ये सेक्शन फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मूव करते हैं हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, है ना। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन जो है शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेंज तो कुछ होगा। मान लीजिए इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं। एक पॉइंट यहां है बच्चों लोग, है ना, पी एक्स वाई मान लेते हैं। तो ये पॉइंट का मतलब क्या है, ये आपका ओरिजिन है 0 0। तो ये पॉइंट का मतलब क्या होगा कि ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, यही। अब ये जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट कर दे रहे कहीं और, अब यहाँ इसको जो है सो शिफ्ट कर दिया यहाँ बाबू, है ना। तो यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x एक्सिस, पेन देते हैं चेंज करना। ये ओरिजिन को जो बाबू यहाँ शिफ्ट कर दिए, है ना, तो ये तो हो जाएगा आपका x एक्सिस, और ये हो जाएगा आपका वो x एक्सिस, ये हो जाएगा, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा, है ना। और ये ओरिजिन को शिफ्ट करिए तो इसका जो निर्देशांक है बाबू कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो इसका निर्देशांक जो है सो आपका हो गया h और k, h और k। अब यहाँ एक पॉइंट है बाबू, ये पी एक्स वाई यहाँ रहा तो ये आपका x हो जाता है और ये आपका y हो जाता है। अब ये पॉइंट जो है सो यहाँ आ गया। अब इस पॉइंट का बोले हमको निर्देशांक बताइए, तो इसका लेंथ हमने लिया x और ले लिए y। अब ये जो एक्स वाई है, ये जो आपका एक्स वाई है, ये कहाँ से कहाँ तक रहता है, ये आपका ये पूरा से लेकर ये पूरा तक रहता है कि नहीं। ये जो आपका एक्स वाई ये पूरा लेंथ हो रहता है ना। ये जो एक्स वाई है, ये एक्स वाई क्या है, तो ये दिखा रहा है बच्चा लोग कि इसका लेंथ गुरुजी यहाँ आपका ये आपका h है, ये आपका h हो गया, h नहीं एक्स वाई दिखा रहे हैं ना, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x, है ना। तो अब इसमें अगर हम चेंज किए तो अब हम जानना चाह रहे हैं कि जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है और जो न्यू कोऑर्डिनेट बना उसके बीच का रिलेशन क्या होगा, है ना। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन यही कहता है कि ओरिजिन को जब शिफ्ट किए तो इक्वेशन में क्या x कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट में क्या चेंज होगा उसको बताना है। तो देखिए जो x कोऑर्डिनेट है पुरनका वाला वो क्या चेंज होता है, तो नेका के जो x कोऑर्डिनेट है और प्लस का h हो जाता है। समझ में आया। जैसे देखिए बाबू ये x यहां से यहां तक रहा है, ये x कोऑर्डिनेट यही है ना, तो ये x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, तो ये x कोऑर्डिनेट जो है सो ये x और प्लस का h हो जाता है ना। ये इसे देखिए बाबू समझिए बात, ये x कोऑर्डिनेट का लिखा मतलब यहां दिखा है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक का पॉइंट है, मान लीजिए यहां दिखा दिए तो ये जो x कोऑर्डिनेट है ये पूरा लाइन डिनोट करता है, इसी तरह ये जो y कोऑर्डिनेट ये पूरा लाइन को डिनोट करता है। तो ये जो पूरा लाइन है वो किसके इक्वल है, तो यहां से अभी पॉइंट हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दें यहां से यहां तक, है ना। इसका नाम डाल दीजिए ओ डैश, एक जैसा रहेगा दिक्कत हो जाएगा, ओ डैश डाल दीजिए। तो इसको शिफ्ट कर दिए यहां से वहां तक, है ना, इसको यहां से वहां शिफ्ट कर दिए तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो एच के हो गया। तो अब इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो इसका लेंथ हो जाएगा ये एक्स कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक लिए बाबू, यहां से यहां तक एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या हो जाएगा ओरिजिन यहां से यहां तक कितना है एच और प्लस का यहां से एक्स कोऑर्डिनेट कितना एक्स, तो वही हो गया एक्स प्लस का एच, है ना। इसको दूसरा भाषा में लिखना चाहो तो एक्स क्या है, ये पुराना कोऑर्डिनेट है तो ओल्ड कोऑर्डिनेट,
लैंग्वेज में अगर लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, ये इक्वल आपका न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स और प्लस का एच, है ना। ये एक्स का न्यू कोऑर्डिनेट प्लस का एच हो जाता है, न्यू एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए, या यहाँ देखिए ओल्ड कोऑर्डिनेट लिखे ऑफ एक्स, या ऐसे लिख सकते हैं ओल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, ये ऐसा लिख दीजिए, ऐसा बढ़िया रहेगा, है ना। इसको ऐसे लिख दीजिए, ये ओल्ड एक्स कोऑर्डिनेट है, ओल्ड एक्स कोऑर्डिनेट जो है ओल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका इक्वल हो जाएगा न्यू एक्स कोऑर्डिनेट और प्लस का एच, है ना, वही हो गया। अच्छा, अगर y के सेंस में लिखें तो क्या होगा, तो y के सेंस में क्या हो जाएगा, पुराना जो y है ये हो जाएगा आपका कैपिटल Y प्लस का k, है ना। तो इसको कैसे लिखना चाहें तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, जो आपका ओल्ड y कोऑर्डिनेट है, जो आपका ओल्ड y कोऑर्डिनेट है, ये आपका इक्वल है न्यू y कोऑर्डिनेट के और प्लस के k के, है ना। ये याद रखिए, जब भी आप ओरिजिन को शिफ्ट कीजिए तो उतना ताम झाम तो याद करना है नहीं आपको, मेनली आपको सिर्फ इसको याद करके चलना। अगर ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो x जो है सो x प्लस का h हो जाता है, कैपिटल X प्लस का h, और y जो है सो हो जाता है कैपिटल Y प्लस का k, है ना। जब ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं कहीं और, तो यहाँ ओरिजिन को शिफ्ट किए एच के में, तो ये हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा मोड़ा फटाफट हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन का बारे में, समय हो गया काफी, है ना, तुरंत जानते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन के बारे में, है ना। तो स्ट्रेट लाइन का सबसे पहले जानिए जनरल इक्वेशन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, तो जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0, यही होता है जनरल इक्वेशन। चलिए जी, फिर जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, किसी लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो वो निकलता है, स्लोप को किससे दिखाते हैं, m से, तो m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। अभी दूसरा एंगल हुआ थीटा लिखे, ये क्या होता है, कौन सा एंगल होता है, तो ये एंगल हुआ जो है बाबू, ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंगल होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, जो एंगल बनेगा वही मेरा होता है tan के साथ बढ़ा दीजिए तो वो बन जाएगा मेरा स्लोप, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या जानते हैं, तो अब जानते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन हो गया m tan थीटा। अच्छा, अब इसी में हल्का से जान जाते हैं क्या बाबू, कि अगर आपका हाँ स्लोप बताना है ना, स्लोप बताना जब ये रहेगा पैरेलल, ये स्लोप बताना है जब आपका x एक्सिस के पैरेलल रहा, ऐसे लिखिए इसको, जब ये x एक्सिस के पैरेलल रहा, x एक्सिस के पैरेलल रहा, x एक्सिस पैरेलल टू, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं ना, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x एक्सिस के पैरेलल रहा और एक आ गया आपका, अगर x एक्सिस के पैरेलल रहा तो क्या होगा स्लोप बाबू, तो देखो x एक्सिस के पैरेलल रहा तो एंगल कितना बनेगा। अब x एक्सिस के पैरेलल मतलब ऐसे है तो एंगल में कितना बनेगा 0, तो 0 बनेगा तो tan 0 का वैल्यू क्या निकल जाता है 0, है ना। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल रहा तो बनेगा 0, स्लोप आपका 0 बनेगा। अच्छा, इसी में एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर y एक्सिस के पैरेलल रहा, अगर y एक्सिस के पैरेलल रहा, पैरेलल टू y एक्सिस, तो क्या बन जाता है, तो y एक्सिस के पैरेलल रहा बाबू तो एंगल कितना बनेगा, तो y एक्सिस के पैरेलल रहा तो एंगल बनेगा 90 डिग्री, है ना। y एक्सिस के पैरेलल तो एंगल बनेगा 90 डिग्री, मतलब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये हो जाता है इन्फिनिटिव, तो इसका स्लोप क्या बन जाएगा इन्फिनिटिव,
है ना। अच्छा यहाँ पैरेलल का शब्द यूज किया, आप बोलिएगा गुरुजी अगर परपेंडिकुलर आ तो बताइए बराबर है बाबू, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, ऐसे लगेगा लाइन, इसको मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस रहेगा, है ना। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाना कि आप पैरेलल पहले इस्तेमाल कर दिए, परपेंडिकुलर के करने भूल गए। उसी तरह यहाँ क्या लिखा हुआ, पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर पैरेलल रहेगा वाई एक्सिस के, इसका मतलब क्या कि परपेंडिकुलर रहेगा एक्स एक्सिस के, है ना, परपेंडिकुलर रहेगा एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के, है ना। तो दोनों के केस में जो आपका स्लोप है ये निकलेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन, यहां तक बाबू क्वेश्चन तो नहीं करवा रहे, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा अब हम लोग जानते हैं, ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो पॉइंट दिया हो और उसके बीच में अगर पूछे हमको स्लोप निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू एनी टू points, through any two points x1 y1 and x2 y2, मतलब कोई सा भी दो पॉइंट दे रखा बाबू और उसके बीच में हमको क्या लिखा है, स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू एनी टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट दे रखा और हमको उससे निकालना बोल क्या चीज, स्लोप। तो कैसे निकलेगा, तो स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हमसे, याद रखिएगा, बार बार स्लोप लिख नहीं रहे, तो हम कैसे निकलेगा, तो ये निकल जाता है y2 माइनस y1 और डिवाइड बाय x2 माइनस x1, याद रखिएगा, है ना। ये इस तरह निकल जाता है स्लोप, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर दो लाइन के बीच का एंगल वो निकालने तो कैसे निकालेंगे, एंगल बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच एंगल वाला निकालना है तो कैसे निकलेगा बच्चों लोग, तो बस एक फार्मूला याद रखना, क्या फार्मूला हो कि tan थीटा जो है वो इक्वल होता है मॉड ऑफ m1 माइनस का m2 और डिवाइड बाय 1 प्लस का m1 इंटू में m2, है ना। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या चीज, दो लाइन के बीच का एंगल क्या है। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या याद रखना आपको, तो आप याद रख लीजिए, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है ना, इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कब याद रखना, जब इंटरसेप्ट करेगा, यहां लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन कब, जब ये इंटरसेप्ट करेगा एक्सेस में, इंटरसेप्ट्स करेगा ऑन एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों इंक्लूड हो गए, तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, जब ये एक्सेस में इंटरसेप्ट करेगा। अब एक्सेस में इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका ऐसे गया लाइन बाबू। तो इस लाइन का ये एक्सेस में इंटरसेप्ट कर रहा है, एक्सेस का मतलब क्या कि वाई एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है। देखिए ये एक्स एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट है बाबू आपका a0 और इसका कोऑर्डिनेट है आपका 0b, है ना, 0b। तो इसका लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो इसका लाइन का इक्वेशन बन जाएगा बच्चों लोग x बाय a प्लस का y बाय b इज इक्वल टू 1, है ना। याद रखिएगा जब भी आपको इंटरसेप्ट करेगा एक्सेस में और पूछेगा लाइन का इक्वेशन क्या है, तो ये बन जाएगा आपका x बाय a प्लस का y बाय b इज इक्वल टू 1। अच्छा इसी में एक चीज आता है बाबू लोग, क्या आता है, तो इसी में आता है कि अगर पैरेलल, अगर लाइनिया जो है वो पैरेलल रहा टू एक्स एक्सिस के, है ना, और अगर पैरेलल रहा वाई एक्सिस के, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, लाइन का इक्वेशन। आप इस बात को समझिए बच्चों लोग, ये अगर पैरेलल रहा एक्स एक्सिस के, पैरेलल रहा एक्स एक्सिस का मतलब ये रहा लेनिया पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के, तो जब लेनिया देखो बाबू ऐसे कैसे गया, लेनिया जब एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब इस तरह है। अब इस तरह का इक्वेशन क्या बनता है, तुरंत लिखे इस तरह का पॉइंट वो क्या दिखाते हैं, y इक्वल टू b के फॉर्मेट में तो है। अब ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस का भी b हो सकता है, माइनस का भी b हो सकता है। तो इसका इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस का b,
है ना। और अगर पैरेलल रहेगा वाई एक्सिस के बच्चों लोग, तो जब वाई एक्सिस के पैरेलल रहा, है ना, जब वाई एक्सिस के पैरेलल रहा तो ये ऐसा रहेगा या फिर ऐसे रह सकता है। अब ये पॉइंट वो क्या दिखा है ए, तो या तो फिर x बराबर a रह सकता है गुरुजी, या x बराबर माइनस का a रह सकता है ना। तो जब भी आपका पैरेलल रहेगा वाई एक्सिस के, तो इसका लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस का a, है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पैरेलल लिखे तो परपेंडिकुलर ऐड कर लीजिएगा, इतना तो गोबर गणेश है नहीं आप लोग, है ना। अब ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब परपेंडिकुलर रहेगा वाई एक्सिस के, ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, मतलब परपेंडिकुलर रहेगा एक्स एक्सिस के, है ना। तो ये थोड़ा मोड़ा चीज याद रखिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन से टोटल कितना तरीका से इक्वेशन बन सकता है। ये तो क्लियर हो गया, है ना। कैसे इसमें लाइन डाल दीजिएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट कितना इक्वेशन बन सकता है उसके बारे में बात करेंगे। करके बात करते हैं। पहल का आता है बाबू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का लाइन का इक्वेशन अगर पूछे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो क्या होता है, तो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस का c, c आपका हो गया इंटरसेप्ट किया और m जो होगा स्लोप हो गया, है ना। दूसरा का हो गया आपका, दूसरा वाला हो गया आपका क्या, तो दूसरा हो गया आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन बन जाता है बच्चों लोग y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस का x1। ये x1 y1 जो है सो आपका पॉइंट हो गया और स्लोप हो गया m, है ना। तीसरा क्या आता है, तो तीसरा आता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट दिया हो तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। 2 पॉइंट दिया हो तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो क्या होता है, तो ये हो जाता है y माइनस का y1 इज इक्वल टू, स्लोप अभी 2 पॉइंट से बताएं कैसे निकालते हैं, y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1 और इनटू में क्या आ जाएगा x माइनस का x1, है ना। जब भी आपका 2 पॉइंट दिया हो तो उसके बीच में लाइन का इक्वेशन निकालना बोले तो ये ऐसे निकल जाएगा x माइनस का x1। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक बच्चों लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चौथा तरीका से पूछते हैं और किस तरह का आ सकता है, तो और बोले कि आपका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, तो इंटरसेप्ट फॉर्म अभी तुरंत बताएं बच्चों लोग क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये होता है आपका x बाय a प्लस का y बाय b इज इक्वल टू मोर। तो ये टोटल 4 फॉर्मेट है बाबू, ये टोटल 4 तरीका से हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, फिर आपका 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया और एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, है ना। अब इसके बाद एक चीज हल्का सा और जान लीजिए, वो क्या है कि जब भी आपका लाइन के बीच का डिस्टेंस बोले निकालने के लिए, डिस्टेंस वो कौन सा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, एक लाइन गया यहाँ, है ना, और ये लाइन गया है, इसका लाइन का इक्वेशन मान लीजिए है आपका ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0, है ना, और एक पॉइंट मेरा यहाँ दे रखा है ये, है ना। अब इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बाबू, ये इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हमको निकालने बोल रहा, मतलब P का डिस्टेंस क्या होगा 100 बोला निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, तो बड़ा आसान है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस लिखे, यहाँ लिख देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जाके आप लोगों को पता चले परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बाबू, P, ये निकालें हम लोग, तो कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना बाबू, मॉड ऑफ ax1, है ना, प्लस का by1 प्लस का c और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, है ना। अब यहां बोलिए गुरुजी ये x1 y1 कहां से आ गया, ये तो xy लिखा हुआ है, तो x1 y1 जो बाबू ये पॉइंट रहता है, ये जो है सो इस पॉइंट पर इसका पॉइंटवा दिया रहेगा, कोऑर्डिनेटवा दिया रहेगा, है ना, x1 y1।
तो ये इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, ax1 प्लस का by1 प्लस का c डिवाइड बाय रूट अंडर a² प्लस का b²। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा तो। अच्छा, अगर पैरेलल डिस्टेंस रहा बच्चों लोग तो कैसे निकालेंगे? और पैरेलल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि पैरेलल डिस्टेंस का मतलब हो गया कि एक लाइन ऐसे गया है और एक लाइन ऐसे गया है ना। और पैरेलल इक्वेशन का तरीका पहचानने का है बाबू, ई लाइन का इक्वेशन मान लीजिए ax प्लस का by प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें ax और y का कोफिशिएंट सेम रहेगा पहले लाइन में, याद रखिएगा। तो ax प्लस का by ही रहेगा, ये कांस्टेंट वन, ये दूसरा अलग हो जाता है, ये हो जाएगा c2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये सब दोनों के बीच का डिस्टेंस वो निकालने के लिए, दो पहले लाइन के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ इसको मान लीजिए p, ये सब दोनों के बीच का डिस्टेंस वो निकालने के लिए बाबू लोग तो कैसे निकालेंगे? तो उसमें हम यहाँ लिख देते हैं पैरेलल लाइन, है ना, पैरेलल डिस्टेंस या पैरेलल डिस्टेंस बोल देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। तो पहले लाइन के बीच का डिस्टेंस बोले निकालने के लिए, तो वो कैसे निकलेगा? तो वो निकल जाएगा बाबू, देखिए यहाँ आपका x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम है, c1 और c2 अलग है, तो ये निकल जाता है मॉड ऑफ c1 माइनस का c2 और डिवाइड बाय रूट अंडर a² प्लस का b², है ना। ये फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं किसका? तो ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आप लोग डिस्टेंस, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों लोग। तो आज जो है सो हम लोग जितना भी आप लोग को 4 क्लास कराया गया बाबू, वो 4th क्लास में आज जितना कंसेप्ट बता दिया ना, ये इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन करवाया गया। तो ये आप क्लास देखिए, क्वेश्चन आपका इजीली बनेगा। और हम नेक्स्ट मतलब टॉपिक जो भी स्टार्ट करेंगे उससे पहले कोशिश करेंगे कि आपको जितने भी कंसेप्ट उससे रिलेटेड हो सके सब बता दे, उसके बाद ही क्वेश्चन में मूव करें, है ना। तो आज के लिए इतना है बच्चों लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।